Okay, good morning, students. So, this is regarding your Unit 4, that is the food regulations in India. जो हमने कुछ फूड रेगुलेशंस पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, उसके आगे के आज रेगुलेशंस हम कवर अप करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जो कि फूड की क्वालिटी को, पैकेजिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं। इसमें से हमने डिस्कस किया था BIS और हमने पढ़ा था FPO। Then we also discussed about MMPO order of 1992। ठीक है, उसके बाद हम कुछ आज और रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे विच आर एप्लीकेबल इन इंडिया। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई इंसिस्ट कि आप पहले वो लेक्चर देखिए so that you can have a flow and then you should watch this lecture. Okay, so the next order or the next law is the MFPO, which was stated in 1973. MFPO क्या है? It is Meat Food Product Order. मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर आपका वो रेगुलेशन है जो 1973 में आया था और ये डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन एट द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है जो इसके रेगुलेटरी बॉडी है और वो ही इस ऑर्डर को अप्लाई करवाती है डोमेस्टिक प्रोसेसर्स के लिए भी और मीट के इंपोर्टर्स पर भी। ठीक है, ये ऑर्डर क्या बताता है कि ये स्पेसिफाई करता है कि कैसी सैनिटाइजेशन और हाइजीनिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्लॉटर हाउसेस के लिए कैसी हाइजीनिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या क्या नेसेसिटीज होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए मीट प्रोडक्ट्स की। It also contains packaging, marking and labeling provisions for containers of meat product। मतलब जो मीट प्रोडक्ट्स आपके जिन कंटेनर्स में पैक हो रहे हैं उसमें पैकिंग कैसी होनी चाहिए, क्या क्या लेबलिंग होनी चाहिए, लेबल पर क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मार्किंग क्या क्या होनी चाहिए, ये सब आपके MFPO के अंडर स्पेसिफाई किया गया है। MFPO ये भी बताता है कि मीट प्रोडक्ट में कितने हैवी मेटल्स हो सकते हैं क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी प्रिजर्वेटिव्स की या इंसेक्टिसाइड्स की हो सकती है। ठीक है, व्हाट इज द परमिसिबल क्वांटिटी ऑफ हैवी मेटल्स, प्रिजर्वेटिव्स, इंसेक्टिसाइड रेसिड्यूज इन मीट प्रोडक्ट। MFPO 1973 जो होता है वो क्वालिटी कंट्रोल करता है और हाइजीनिक प्रोडक्शन करवाता है मीट प्रोडक्ट्स का which also includes the fish products। ठीक है, तो MFP के अंतर्गत क्या आता है, 4 स्टेजेस आते हैं जो कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं जो इसका लाइसेंस देते हैं MFPO का, वो 4 स्टेजेस में इंस्पेक्शन करते हैं to give the license of MFPO to any meat production company or processor। The inspection is done in 4 stages। पहली स्टेज होती है एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन, मतलब वो इंस्पेक्शन एनिमल्स का जो स्लॉटरिंग से पहले किया जाता है, उन्हें काटने से पहले। पोस्टमार्टम इज द इंस्पेक्शन ऑफ द एनिमल्स आफ्टर स्लॉटर। इसके साथ साथ जो मीट होता है उसकी फिजिकल इंस्पेक्शन किया जाता है, सैनिटरी कंडीशंस देखी जाती हैं, हाइजीनिक कंडीशंस देखी जाती हैं। वो यूनिट लाइसेंस्ड यूनिट मतलब वो फैक्ट्री जहाँ पर की स्लॉटरिंग हो रही है या मीट प्रोडक्ट बन रहा है। सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ मीट प्रोडक्ट्स इन मीट टेस्टिंग लेबोरेटरीज फॉर वेरियस पैरामीटर्स। इसके साथ साथ जो सैंपल्स होते हैं मीट प्रोडक्ट्स को उनको लेबोरेटरी में ले जाया जाता है और लेबोरेटरी में भी उनकी टेस्टिंग की जाती है। So this is your MFPO which actually governs or states the standards for quality and hygiene production of meat products। कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि जो वो प्रोसेस मीट फूड खा रहा है उसमें सेफ प्रिजर्वेटिव्स हैं और एडिटिव्स हैं, तो इसलिए ये जो भी प्रिजर्वेटिव्स या एडिटिव्स आप मीट प्रोडक्ट में ऐड कर रहे हैं इट शुड बी मेंशन्ड ऑन द लेबल। इसी के साथ साथ
Consumers should also check the ingredients, expiry date or best before date, that is, and it should also ask for the bill while purchasing. Consumer needs to understand that if the meat food product is contaminated, adulterated or sub-adulterated, legal remedies are available for penalizing the offenders. Consumers को ये aware होना चाहिए कि अगर फूड प्रोडक्ट या मीट प्रोडक्ट में उसे कंटेमिनेशन मिलता है, अडल्ट्रेशन मिलता है, तो उसके लिए लीगल रेमेडीज हैं, लीगल प्रोसीजर्स हैं, जिसके अंतर्गत जो प्रोसेसर है जिसके फूड में पाया गया है कंटेमिनेशन या अडल्ट्रेशन, उसको सजा दिलवाई जा सकती है. It is illegal to transport meat unless it has been prepared and processed according to the provisions of the order and carries the mark of inspection. अगर मीट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वो तब तक इलीगल माना जाएगा जब तक उसको MFPO के अंतर्गत उसका इंस्पेक्शन ना किया गया हो और उसके पास प्रोसेसिंग यूनिट के पास लाइसेंस हो ट्रांसपोर्ट का. ठीक है. सो इट प्रोवाइड्स द मीन्स. MFPO क्या प्रोवाइड कराता है? इट प्रोवाइड्स द मीन्स टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय मीट ऑफ डिसीज्ड एनिमल्स. जब आप इंस्पेक्शन करते हो मीट प्रोडक्ट का, तो जो डिसीज्ड एनिमल्स होते हैं उसको ध्यान से देख करके उस मीट को डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है. Ensure that the preparation and handling of the meat and meat products be conducted in a very clean and sanitary manner. तो जो प्रिपरेशन हो रही है मीट प्रोडक्ट्स की और जो हैंडलिंग हो रही है वो पूरी तरीके से क्लीन और साफ सुथरे तरीके से की जानी चाहिए. Prevent the use of harmful substances in meat product. ये लॉ ये भी प्रिवेंट करता है कि किसी भी तरीके का हार्मफुल सब्सटेंस आपके मीट प्रोडक्ट में यूज ना किया जाए. See that every cut of meat is inspected before sale to ensure its wholesomeness. The order also lays down rules and conditions for procedure to be adopted for selection of disease-free animals, slaughterhouse practices, for further treatment of the meat, so as to maintain the meat in a wholesome manner and devoid of pathogens. ये ऑर्डर ये भी इस ऑर्डर के अंतर्गत वो रूल्स भी होते हैं, रेगुलेशंस भी होते हैं कि क्या प्रोसीजर आपको अपनाना है सिलेक्शन के लिए डिसीज फ्री एनिमल्स की. मतलब स्लॉटरिंग के लिए आप कैसे सेलेक्ट करोगे उन एनिमल्स को जिनमें कोई डिसीज नहीं है. इसी के साथ साथ स्लॉटर हाउस में क्या प्रोसीजर्स अपनाने चाहिए, किस तरीके से ट्रीटमेंट देना चाहिए मीट को, जिससे कि जो मीट है वो हमेशा गुड क्वालिटी में बना रहे और उसमें किसी तरीके कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आ पाए. ये नेक्स्ट आपका लॉ है which is known as edible oils packaging order which was given in 1998. एडिबल ऑयल पैकेजिंग में ऑर्डर जो है आपका वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955. इट वाज गिवन इन 1998. और ये जो ऑर्डर है ये आपकी स्पेसिफाई करता है वो स्टैंडर्ड्स जो एडिबल ऑयल खाने वाले जो ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, उसकी पैकेजिंग के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और किस तरीके से पैकेजिंग की जानी चाहिए. टेस्टिंग जो मेथड्स हैं और क्वालिटी देखने के लिए जो पैकेजिंग मेथड है, जैसे कि TLC हो गया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गया, और मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ आर्जिमन ऑयल जो है वो भी प्रिस्क्राइब किया गया है इस ऑर्डर के अंदर. अब जो आपका एडिबल ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर है इसके कुछ फीचर्स हैं. जैसे कि पहला फीचर इसमें ये आता है, edible oil including edible mustard oil that allowed to be sold only in packed form from 15 December 1998. 15th of December 1998 जब ये आपका पैकेजिंग ऑर्डर आया उसके बाद से जितने भी एडिबल ऑयल हैं
उसको बेचने के लिए, सेल करने के लिए उसकी पैकेजिंग जो है वो कंपल्सरी कर दी गई। Packers should have to register themselves with a registering authority। और जो लोग edible oil की सेलिंग के लिए उसको पैक करेंगे, they should register themselves under registering authority। The packer should have his own analytical facilities or adequate arrangement for testing of the sample of edible oil to the satisfaction of the government। मतलब जो आपका पैकर होता है, it should have the testing facilities for the edible oil according to the standards given by the government। Only oil which conform to the standards of the quality as specified in the Prevention of Food Adulteration Act 1954 and rules made thereunder will be allowed to peg। वही foods जो कि क्वालिटी को फॉलो करते हैं, उतनी क्वालिटी के होते हैं जो कि आपका PFA एक्ट के अंतर्गत पास करते हैं स्टैंडर्ड्स को, दिए हुए स्टैंडर्ड्स को, वही फूड प्रोडक्ट्स आपके पैक होंगे। सो द ऑयल, edible oil which actually conforms to the standard as specified in PFA Act of 1954, which we have already covered, only those food products will be allowed to pegged। Next point आपका आता है, each pack or container should contain all relevant particulars so that the packer can be easily identifiable and the consumer is not misled। आपका जो एडिबल ऑयल का पैकेजिंग मटेरियल होता है, लेबल होता है, उस पे साफ साफ ये लिखा होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये पैकेट कहाँ किस यूनिट में पैक हुआ है, जिससे कि कंज्यूमर को कोई परेशानी ना हो और कंज्यूमर अगर पता करना चाहे कि ये ऑयल कहाँ बना है तो वो इजीली पता कर सके। It is also stated that edible oil shall be packed in conformity with the standards of weights and measures rules of 1977। edible oil की पैकेजिंग पूरी तरीके से स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत की जानी चाहिए, which are given by the rule known as standards of weights and measures packaged commodity rules of 1977। ठीक है, और वही प्रोडक्ट्स पैक होंगे जो कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं PFO 1954 के। The state government will have the power to relax any requirements of the packaging order for meeting special circumstances of the society। नेक्स्ट आपका ऑर्डर आता है वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1947। जो वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स कंट्रोल ऑर्डर था 1947 का और वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑर्डर 1975 का, उन दोनों को रिप्लेस कर दिया गया है। एक ऑर्डर है नाम, इन दोनों को मिला करके एक नया ऑर्डर दिया गया 1998 में, विच इज वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, ये मिलाना किस लिए किया गया इन दोनों ऑर्डर को, क्योंकि जो पुराने दोनों ऑर्डर्स थे वो प्रॉपरली they could be combined in a more meaningful manner। This was done for proper regulation of manufacture ताकि proper हो सके distribution sales vegetable oil products का। This order has led to a huge reduction in the overlapping of jurisdiction of multiple authorities and agencies। क्योंकि इसमें multiple authorities और agencies involved थी, दो डिफरेंट ऑर्डर्स होने के कारण, तो जब इन्होंने एक ऑर्डर कर दिया गया इसका, तो फिर इसमें जो ओवरलैपिंग थी वो खत्म कर दी गई एजेंसीज की। The Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats holds the responsibility for implementation of the standards of quality of vegetable oil product, mainly at the manufacturing stage। ये जो डायरेक्टरेट है वनस्पति, वेजिटेबल ऑयल और फैट्स का, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब आपका वेजिटेबल ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग हो तो उसमें स्टैंडर्ड्स को मीट किया जाए और क्वालिटी होनी चाहिए आपके वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट में। द प्रोविजन फॉर प्रपोजल ऑफ BIS सर्टिफिकेशन हैज बीन रिमूव। इसके लिए आपको वेजिटेबल ऑयल के लिए BIS का सर्टिफिकेशन
In case you have a certification of vegetable oil product order, then you don't need the BIS certification. ना लास्ट जो आपको पढ़ना है वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट. Now in 2006 what was realized that there were n number of food regulations and laws and orders which were stated for controlling the quality of the food and the processed food. इन सब को rules और regulations को जो अब तक हमने orders पढ़े MPO, MMPO, FPO, इन सारे के सारे ऑर्डर्स को रेगुलेट करने के लिए एक सिंगल जो एक्ट दिया गया वो एक्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में ये दिया गया. इस एक्ट के अंदर एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई जिसका नाम है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI और FSSAI, Food Safety Standard Authority of India. This regulatory body is formed under the Act of Food Safety and Standards 2006. This Act जो Food Safety and Standard Act है उसका एम क्या है कि एक कमांड मिले सारे के सारे फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड रिलेटेड इश्यूज के लिए. जितने भी आपके मल्टी लेवल डिपार्टमेंट्स हैं उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट देने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को बनाया गया. दिस एक्ट एम्स टू एस्टैब्लिश अ सिंगल रूट ऑफ कमांड फॉर ऑल द सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रिलेटेड इश्यूज surging through all the multi levels and departments. It intends to create a single reference point. The Act forms a regulatory body, the Food Safety and Standard Authority of India, FSSAI, to develop food standards and enforce diverse provisions, rules, and regulations of the Act. तो जो रेगुलेटरी बॉडी है आपका फसाई और FSSAI, उसका ये रोल है कि वो स्टैंडर्ड्स बनाएगा फूड सेफ्टी और क्वालिटी के, उनको अप्लाई करवाएगा एंड ये देखेगा कि जितने भी डाइवर्स रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं उन सबको प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है. ना फंक्शंस अगर आप देखते हैं रेगुलेटरी बॉडी के, फसाई के, FSSAI के, तो सबसे पहला फंक्शन होता है कि इट वुड ले डाउन द गाइडलाइंस फॉर द एक्रीडेशन ऑफ द बॉडीज दैट आर एंगेज्ड इन द सर्टिफिकेशन ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर फूड बिजनेसेस. जितने भी फूड बिजनेसेस होते हैं उन्हें सर्टिफिकेशन चाहिए होता है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का. तो जो सर्टिफिकेशंस के लिए एंगेज्ड होती हैं बॉडीज, उनके लिए गाइडलाइंस बनाता है FSSAI. Food businesses needs the certificate and the FSSAI will lay down the guidelines for the certification bodies. Also, it will lay down the guidelines for the laboratories. जो laboratories होती हैं which are involved in the testing of the food products for the certification by FSSAI. FSSAI का जो certification होता है उसके लिए जो laboratories होती हैं उन पर्टिकुलर टेस्टिंग लेबोरेटरीज के लिए गाइडलाइंस ले डाउन करता है FSSAI. It would provide scientific advice and support to the central and state government in framing rules for safety and nutrition. जब भी गवर्नमेंट फूड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ रूल्स या लॉज बनाएगी, कुछ स्टेट करेगी, तो FSSAI अपनी एडवाइस और सपोर्ट देगा. नेक्स्ट फंक्शन जो FSSAI का मेन है, इट वुड collect and compare data on food consumption, incidence and prevalence of biological risk, contaminants in food and its products, residues of various recognition of emerging risk, and introduction of alert system. FSSAI को जनरली डेटा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके का फूड का कंजम्पशन है सोसाइटी में, किस तरीके के इंसिडेंट्स हैं किसी फूड बॉर्न इलनेस के, कोई बायोलॉजिकल रिस्क है, किसी पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में कंटेमिनेशन है तो कितना मिल रहा है,
रेसिड्यूज हैं, मेटेलिक रेसिड्यूज हैं, हाई मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं। इसी तरीके से कुछ रिस्क अगर इमर्ज हो रहा है तो उसके लिए अलर्ट जारी करना, ये सब आपके फसाई के फंक्शंस में आते हैं। इसका फंक्शन, फसाई का एक फंक्शन ये भी होता है कि टू एस्टेब्लिश अ नेटवर्क दैट वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ऑल द पीपल इन द सोसाइटी रिगार्डिंग फूड सेफ्टी एंड रिलेटेड इश्यूज। जागरूकता फैलाना लोगों के बीच में, इंफॉर्मेशन को पहुंचाना कि क्या सेफ है, क्या सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं फूड के साथ, कंटेमिनेशन क्या होता है, इस तरीके की कुछ रेगुलेटरी बॉडीज डेवलप करना। एक फंक्शन फसाई का ये भी होता है दैट टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स to the people who are or plan to get involved in the food businesses. FASAI provides the training on regular basis to the people who are willing to be involved in the food business or who are already running the food businesses. It also contributes in the development of international technical standards for food and sanitization. So this is all about your unit 4 that you have to cover the food regulations in India.